अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का लेक्चर 12 है। तो आज हम एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही लेकिन एक नए टॉपिक की तरफ मोल्ड होते जा रहे हैं। इससे पहले हमने डबल इंटीग्रल देखा था, डबल इंटीग्रल की मल्टीपल एग्जांपल्स की थी, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हमने समझने की कोशिश की थी। तो ये बड़े बड़े फार्मूलाज को देख के डरना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है, सिर्फ इनको समझने की ज़रूरत है। तो आज हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल। चूँकि आपकी कोर्स आउटलाइन को फॉलो करते हुए उसमें डबल इंटीग्रल से नेक्स्ट टॉपिक था लाइन इंटीग्रल, और इसके बाद इंटीग्रेशन का एक ही टॉपिक रह जाता है विच इज़ सरफेस इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं कि लाइन इंटीग्रल है क्या। कहता है ये सिंगल इंटीग्रल है ओवर अ कर्व सी। ये इसका मतलब क्या है? इट्स अ सिंगल इंटीग्रल। ये सिंगल इंटीग्रल है, डबल से आपकी जान आज छूट गई है। इट्स अ सिंगल इंटीग्रल ओवर अ कर्व सी। मतलब ये कर्व ओवर अ कर्व सी का मतलब ये है कि आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी, उससे आपने ये अपर और लिमिट खुद फाइंड करनी होगी। लाइक ये देखें, ये सी लिखा हुआ है ना, ये सी, इसका ये मतलब है कर्व सी है, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ये जो सी की कोई ना कोई इक्वेशन गिवन होगी ना, उससे आपने लोअर और लिमिट अपर लिमिट फाइंड करनी है, इसका ये मतलब है। ठीक है। कहता है सिंगल इंटीग्रल ओवर अ कर्व सी इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग ओवर एन इंटरवल ए बी। कहता है अब आपको हम इंटरवल ए बी गिवन नहीं दिया करेंगे, आपने वो ए बी फाइंड करने होंगे बाय यूजिंग दिस कर्व सी। जैसे पहले आपको हमेशा इंटीग्रेशन में गिवन होता था कि इंटीग्रेशन वो डबल इंटीग्रल में 0 से लेके 2 तक जाना, या 11 से लेके 13 तक लोअर और अपर लिमिट्स गिवन होती थी, मतलब इंटरवल ए बी गिवन होता था। अब इंटरवल ए बी गिवन नहीं हुआ करेगा, कर्व सी गिवन हुआ करेगी, कोई ना कोई इक्वेशन गिवन हुआ करेगी, उससे आपने अपर और लिमिट फाइंड करनी है, तलाश करनी है। इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल और नॉर्मल इंटीग्रल में क्या फ़र्क है कि उसमें आपको इंटरवल गिवन होता है, इसमें इंटरवल नहीं गिवन होता, इसमें कर्व सी गिवन होती है, कोई इक्वेशन गिवन होती है, जिससे आपने ये ए और बी अपर और लोअर लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो स्टार्ट विद पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं? एक्स को एक्स ऑफ टी लिख देना, वाई को वाई ऑफ टी लिख देना, इसको कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक हो गया। एक्स को एक्स ऑफ टी लिख देना, वाई को वाई ऑफ टी लिख देना, मतलब एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम की डोमेन में चले जाना तो वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, जबकि टाइम कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ए से लेके बी तक जाएगा। ये ए और बी की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। ठीक है। तो ये है जी लाइन इंटीग्रल का पूरा फार्मूला। लाइन इंटीग्रल क्या कहता है? इंटीग्रेशन है ओवर अ कर्व सी। फंक्शन है कौन सा? फंक्शन में एक्स के वेरिएबल्स भी होंगे, वाई के भी होंगे, डी एस। ये डी एस को समझना है, ये डी एस को। इस डी एस का मतलब क्या है? इस डी एस का ये मतलब है, ये डी एस का मतलब है डी इज अ डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव विद ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका स्केयर, जमा डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका स्केयर इंटू डी टी। ये डी एस की वैल्यू है, ये जो डी एस है इसकी ये वैल्यू है। क्या है? बड़ी आसान है याद करने के लिए। ये पूरा फार्मूला याद 1 सेकंड में होता है। कैसे? ये है लाइन इंटीग्रल एफ एक्स कॉमा वाई डी एस। डी एस क्या चीज़ है? एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, जमा वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका स्केयर और इसका स्केयर, साथ में डी टी। ये डी एस के इक्वल है, ये डी एस है। आप एस से टाइम डोमेन में गए हो असल में। एस खैर ये चीज़ ना देखो, सिर्फ ये देखो कि डी एस का किस तरह से पता लगेगा। एक्स और वाई दो वेरिएबल है, पहले एक्स का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर वाई का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टी, और मल्टीप्लाई किससे कर दो? टी से, स्केयर और अंडर रूट। ये बहुत आसान, ये डी एस है। ये लिखा एफ, एफ की जगह एफ ही लिखा है। ये लिखा एक्स, एक्स को एक्स ऑफ टी लिख दिया और वाई को वाई ऑफ टी लिख दिया। मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशंस में जब हम जाते हैं तो टी 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 की फॉर्म में चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल ये टर्म नहीं है, इस सारी टर्म को भूल जाओ, इस सारी टर्म को। ये क्या लिखा है? इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डी एस। ये तो आप पहले पढ़ते आ रहे हो। एफ को एफ ही लिख दो, एक्स को एक्स ऑफ टी लिख दो, वाई को वाई ऑफ टी लिख दो। देखो एफ को एफ ही लिखा है, एक्स को एक्स ऑफ टी लिखा, वाई को वाई ऑफ टी लिखा। ठीक है। पीछे बचा डी एस। डी एस किसके इक्वल है? एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखें एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर जमा वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन दोनों का स्केयर और अंडर रूट, साथ में आगे डी टी। तो ये फार्मूला 1 मिनट लगता है याद करते हुए, एक टोटल मिनट, कोई मसला नहीं है। फार्मूला नहीं है, ये रूल है लाइन इंटीग्रल का कि जब भी लाइन इंटीग्रल यूज़ करना है इसको यूज़ करना है आपने। ठीक है। ये मैंने डी एस को दोबारा यहाँ पे नीचे दोबारा भी लिख दिया, क्योंकि कर्व सी से ए और बी की वैल्यू निकलेगी। मतलब ये कर्व सी कोई ना कोई इक्वेशन गिवन होगी, उससे आपने ये ए और बी, ये अपर और लोअर लिमिट निकालनी है। अभी समझ नहीं आई कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल करते हैं, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। ठीक है जी।
तो एक एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है इवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखें सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है ये लाइन इंटीग्रल। ये देखें यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट नहीं लिखी, सी लिखा हुआ है। 2 + x² y ds, दूसरा या ds लिखा है तो यहाँ से पता लग गया ये लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है। वेयर, अब ये देखें मैंने कहा था ना सी की मदद से आप अपर और लोअर लिमिट निकालते हो, देखना। वेयर कहता है सी इज द अपर हाफ ऑफ द यूनिट सर्कल। सी क्या चीज़ है? यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल क्या होता है? यूनिट सर्कल ये होता है, ये पूरा। इसका एंगल निकालना हो यूनिट सर्कल का, ये 0 से एंगल शुरू हुआ 2 पाई, ये 0 से 2 पाई बनता है। उसने कहा सी इज द अपर हाफ ऑफ द यूनिट सर्कल, और ये देखें उसने यूनिट सर्कल की इक्वेशन भी गिवन दी है, x² + y² = 1। पढ़ी हुई आप सबने यूनिट सर्कल की इक्वेशन। x² + y² = r² होता है, और रेडियस जिसका 1 हो उसको यूनिट सर्कल कहते हैं। तो x² + y² = 1 ये यूनिट सर्कल की इक्वेशन है। अब आप इससे इसकी लिमिट निकाल सकते हो, इस सर्कल की लिमिट। कहते हैं अपर हाफ, कहते हैं अपर हाफ, ऊपर वाला हाफ ले लो, मतलब ये वाला हाफ। तो इस पूरे सर्कल का एंगल होता है 0 से लेके 2 पाई तक, तो अपर का क्या होगा? 0 से लेके पाई तक। तो ये आपके पास लिमिट आ गई, ये 0 से लेके पाई तक। ये मैंने यहाँ सी की लिमिट लिख दी है 0 से पाई, मतलब जहाँ ए लिखना है वहाँ 0 लिखना है, वहाँ जहाँ बी की वैल्यू अपर लिमिट वो पाई लिखनी। अब 0 से पाई कैसे पता लगी है? देखें सी इज़ द अपर हाफ ऑफ द यूनिट सर्कल, यही मैंने यूनिट सर्कल बनाया है। इसका टोटल एंगल 0 से 2 पाई होता है। उसने कहा अपर हाफ मतलब ऊपर वाला आधा ले लो, तो ऊपर वाले आधे का एंगल 0 से पाई तक ही बनता है। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी है। तो कहता है सबसे पहले वही काम है, फर्स्ट ट्राई टू स्टार्ट विद पैरामीट्रिक इक्वेशन, मतलब जहाँ जहाँ x लिखा है उसको x ऑफ t लिख दो, जहाँ जहाँ y लिखा है उसको y ऑफ t लिख दो। ठीक है, लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास एक इक्वेशन भी गिवन है सर्कल की, उससे मदद लेते हैं कुछ। उससे क्या मदद लेते हैं? ये लिखे x² + y² = 1। मैंने यहाँ पे ये सर्कल की इक्वेशन लिखी है x² + y² = 1। यहाँ से मुझे एक बात पता लगती है, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ x² की जगह cos² t और y² की लिख दूँ sin² t = 1, तो कोई मसला नहीं है, दोनों सेम है। कैसे वाला? cos² θ + sin² θ = 1, इसका आंसर भी 1 ही आता है। जबकि इस इक्वेशन का x² + y² = 1, इसका आंसर भी 1 है। ये दोनों इक्वेशन सेम है। कैसे? यहाँ पे लिखा है x² + y² = 1, यहाँ मैंने लिखा है cos² t + sin² t = 1। ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि cos² θ जमा sin² θ = 1, ये भी 1 के इक्वल होता है और ये टर्म भी 1 के इक्वल है। इसलिए मैंने इस इक्वेशन को इसके इक्विवेलेंट रख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये इक्वेशन 1 के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं this² जमा this² = 1। मतलब हमें पता है cos² θ + sin² θ = 1। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आती है, x किसके इक्वल है? cos t के। y किसके इक्वल है? sin t के। दोनों को आपस में कंपेयर किया मैंने। ये देखें स्केयर को स्केयर से, स्केयर को स्केयर से। x किसके इक्वल है? cos t के। y किसके इक्वल है? sin t के। 1 किसके इक्वल है? 1 के। ठीक है, ये मैंने आइडेंटिटी यूज़ की है कि cos² θ + sin² θ = 1। तो यहाँ से दोनों कंपेयर किया, x किसकी फॉर्म में आ गया? देखें t की फॉर्म में। y किसकी फॉर्म में आ गया? देखें t की फॉर्म में। तो क्या मैंने ये भी जनरल में बताया नहीं था, x को t की फॉर्म में लाओ, y को t की फॉर्म में लाओ। तो देखें x किसकी फॉर्म में आ गया? cos t। y किसकी फॉर्म में आ गया? sin t। क्लियर हो गया। लिमिट्स आपने फाइंड कर ली हैं 0 से पाई। कैसे? उसने गिवन दी है सी इज अपर हाफ ऑफ द यूनिट सर्कल, और उस यूनिट सर्कल की इक्वेशन भी लिखी है, लिमिट्स भी आ गई हैं। अब डायरेक्टली फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला? वही लाइन इंटीग्रल का। क्या फार्मूला था लाइन इंटीग्रल का? बड़ा आसान फार्मूला था कि मतलब ये आपका क्वेश्चन है 2 + x² y ds, ये लिखा ओवर सी डोमेन इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से पाई तक। आपने अभी सी की वो लिमिट अभी निकाली थी, गिवन था अपर हाफ। देखें 2 की जगह 2 लिखा, x² है तो x किसके इक्वल है? cos t के, तो मैंने लिखा यहाँ cos² t। y किसके इक्वल है? sin t, यहाँ लिखा sin t। आगे ds, ये ds है। ds की क्या वैल्यू थी? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, उसका स्केयर, जमा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, उसका स्केयर, आगे dt। ठीक हो गया। अब x आपको, अब ये देखें 2 का 2 लिखा, ये वैसे का वैसे नीचे आ गया। d/dt ऑफ x, x कहाँ है? cos t। cos t का डेरिवेटिव क्या होता है बताएं ज़रा? cos t का डेरिवेटिव होता है -sin t। तो cos t का डेरिवेटिव क्या आया? x क्या है? cos t। ये देखें x में cos t पुट किया, तो क्या डेरिवेटिव ऑफ cos t इज -sin t, लेकिन उसका स्केयर लिया है। नेगेटिव टर्म का स्केयर लो तो वो उसको क्या कर देती? पॉजिटिव। तो -sin t का जब स्केयर लोगे तो वो क्या बना देगा? +sin² t। जब स्केयर लिया तो स्केयर हमेशा नेगेटिव वैल्यू को क्या बना देता? पॉजिटिव। y किसके इक्वल है? sin t के। y का डेरिवेटिव होता है, y है sin t। sin t का डेरिवेटिव क्या होता है? sin का डेरिवेटिव cos, तो क्या आ गया?
कॉस टी, स्केयर था तो कॉस स्केयर टी डी टी, समझ आ गई। अब इसको वैसे ही लिखा यहाँ पे नीचे, ये देखें साइन स्केयर टी प्लस कॉस स्केयर टी, ये किसके इक्वल होता है, साइन स्केयर टी प्लस कॉस स्केयर टी इज इक्वल टू 1। तो मैंने इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख दिया, √1, और √1 का आंसर 1 ही होता है। तो क्या बचा, अकेला बचा 2 प्लस कॉस स्केयर टी साइन टी। ठीक है, ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, इसी 2 प्लस कॉस के टी साइन टी डी टी जो बचा है उसको यहाँ लिख लिया, 0 से पाई तक चल रहे हैं। अब इनको लहदा कर दें, ये देखें ये 2 डी टी ये लहदा हो गया, कॉस के टी साइन टी ये लहदा, दोनों की इंटीग्रेशन है लहदा लिख दी है। ये 2 चूँकि कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, डी टी बचा प्लस। अब ये देखना ज़रा, यहाँ पे लगता है पावर रूल। कैसे लगता है, पावर रूल का कानून क्या है, जो भी यहाँ पे टर्म है पावर के ऊपर उंगली रख दें, पावर को भूल जाएं, पावर पे उंगली रख दें। देखें कॉस टी का आगे अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर पावर रूल लगता है, अदरवाइज पावर रूल नहीं लगता। कोई भी टर्म है उसका आगे डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, लेकिन आगे क्या मौजूद है, साइन। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, लेकिन आगे क्या मौजूद है, साइन। तो किसी तरह यह माइनस साइन बनाना है, तो अगर यह माइनस बनाना है तो मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। देखें इक्वेशन के यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया और ये साइन को यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों साइड्स पे किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस निशान से। अब क्या फ़ायदा हुआ है, ये देखें ये डी टी की इंटीग्रेशन खाली टी 0 से पाई, ये माइनस निशान बाहर आ गया। ये आप देखें पावर रूल लगता, पावर पे उंगली रख लें। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टी। अगर किसी भी टर्म का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो वहाँ पावर रूल लगता है। पावर रूल क्या कहता है, देखें कॉस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, हमने माइनस खुद बनाया है क्योंकि साइन था, यहाँ लिखा माइनस कैसे बनाया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा के। देखें ये माइनस बाहर आ गया, तो कॉस का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। ये बेसिक इंटीग्रेशन आपने पढ़ी हुई है सबने। कॉस का उसके आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, कॉस का डेरिवेटिव क्या है, साइन, आगे मौजूद है। कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन, आगे मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पावर रूल लगेगा। फॉर एग्जांपल कभी आप करते होते थे ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन निकालो, तो आप डायरेक्टली लिख देते थे x³/3। ये गलत है, हमेशा देखना होता है पावर। देखो x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, हाँ जी x का डेरिवेटिव है dx, मौजूद है तो पावर रूल लगा है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे पावर पे उंगली रखो, कॉस का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना ज़रूरी है, फिर पावर रूल लगेगा। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, डी टी वैसे ही आएगा, ठीक है। अब लगेगा पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, क्या आ गया, cos³ t/3। तो ये 1/3 मैंने बाहर निकाल दिया। अब ये देखें टी में पहले अपर लिमिट पुट की है, माइनस लोअर लिमिट पुट की है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी देखें, जहाँ पे टी है पहले अपर लिमिट पुट की है cos पाई, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट की है cos 0। अब हम सबको पता है cos 0 1 cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 का क्यूब लें वो भी 1 आता है। cos पाई किसके इक्वल होता है, cos पाई -1 के इक्वल होता है। -1 का क्यूब लें तो -1 ही आता है। ये -1 और ये -1, ये कितना बना, -2। ये -2 और ये माइनस आपस में क्या हो गए, प्लस 2/3, 2 पाई प्लस 2/3। ये पूरे इंटीग्रल का आंसर है, जो कि इंटीग्रल किसका था, लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन था। देखें 2 + x² ds आगे लिखा है। एक तो ये पहचान है इसकी, दूसरा सबसे अहम पहचान है जो इंटीग्रेशन इसकी जो लिमिट है वो c लिखा होता है। मतलब कर्व आपको कोई ना कोई गिवन होती है, उस कर्व से आपने ये वैल्यूज़ निकालनी होती है, जिस तरह इस क्वेश्चन में निकाली थी। तो ये आपने लाइन इंटीग्रल को सॉल्व किया। इससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में 1 से 2 एग्जाम्पल्स मैं और करवाऊँगा, ठीक है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स आप करेंगे तो लाइन इंटीग्रल आपका क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।